हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। बेसिकली एग्ज़ाम जो है हमारे अगर 13 जून से होने जा रहा है तो आपको रिवीजन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो आप अपने नोट्स बनाए हुए जो नोट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है थिंकर्स वाला जो पार्ट हो जाता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको 40+ क्वेश्चन जो है आपको थिंकर वाले पार्ट से मिल जाते हैं। और एक ज़रूरी सूचना, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर गया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर आपको लाइव क्विज कराए जाते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एंथनी गिडिंग्स के बारे में जानकारी। तो ग्रेट ब्रिटेन के प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एंथनी गिडिंग्स को एक माना जाता है और इनका जो जन्म है 1938 में हुआ है। एकेडमिक पृष्ठभूमि के रूप में इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वह हेल विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी और लंदन विश्वविद्यालय में हुई है। 1961 में लेस्टर वार्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या है अपना अध्यापन करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के निदेशक के रूप में भी रहे हैं और ये विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान मैकमिलन और रिचर्ड्स के सह संस्थापक और पॉलिटी प्रेस के संस्थापक भी रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनका जो प्रेस हो जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह पूछा जा सकता है, क्योंकि एनटीए जो है इस समय क्वेश्चन फ्रेमवर्किंग जो कर रहा है वो बहुत अलग अलग तरीके से कर रहा है। तो संरचनाकरण के सिद्धांत के निर्माता के रूप में एंथनी गिडिंग्स को जाना जाता है। मैचिंग वाले पॉइंट में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ पे प्रकार्यवाद, संरचनाकरणवाद, संरचनावाद और 1-2 करके मैचिंग वाला दिया रहेगा। वहाँ पे आपको संरचनाकरण और संरचनावाद में कन्फ्यूजन के लिए देता है। तो संरचनाकरण के लिए जाने जाते हैं एंथनी गिडिंग्स और संरचनावाद के लिए जाने जाते हैं क्लाउड लेविस स्ट्रास। तो इन्होंने प्रकार्यवाद, मार्क्सवाद, संरचनावाद, प्रघटनावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और भूमिका सिद्धांत को अस्वीकार किया है। तो इन्होंने अभी तक जो इनके समय से पहले के सिद्धांत थे, जो भी चल रहे थे उस समय, सबको इन्होंने अस्वीकार किया है या आलोचना की है। गिडिंग्स का तर्क सरल था कि हम समाज की संरचना, स्ट्रक्चर और कर्ता की क्रिया को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि गिडिंग्स का मानना क्या था, किस तथ्य पे इन्होंने आलोचना की है, कि इसमें से इससे पहले जितने भी सिद्धांत हैं तो किसी ने कर्ता पर अधिक जोर दिया था, तो किसी ने समाज की संरचना पर अधिक जोर दिया था। लेकिन गिडिंग्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम संरचना और कर्ता को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। संरचना व्यक्ति को प्रभावित करती है तो व्यक्ति भी संरचना को बनाता या बिगाड़ता, व्यक्ति संरचना को प्रभावित करता है या संरचना व्यक्ति को प्रभावित करता है, और व्यक्ति जो है संरचना को बनाता है, फिर बिगाड़ता है, फिर पुनः बनाता है। इनका मानना है कि व्यक्ति जो है संरचना को बनाता है, बिगाड़ता है, पुनः बनाता है, अर्थात बाधित और बनाना दोनों करता है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस अर्थ में इन्होंने संरचना में व्यक्ति के लिए बाहरी वस्तु नहीं है। इनका जो संरचना है वह व्यक्ति के लिए कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह व्यक्ति या संरचना व्यक्ति की ही उपज है, अर्थात संरचना का निर्माण व्यक्ति ही करते हैं। संरचनाकरण का मतलब यह हुआ कि कोई बनी बनाई वस्तु नहीं है, व्यक्ति अपने व्यवहार द्वारा इसे बनाता है संरचना को, और इस तरह संरचना जो है जड़ नहीं है, संरचना गतिशील है, वह बनती बिगड़ती है। यह एक प्रक्रिया है, यानी संरचना बराबर चलती रहती है। इसी कारण से इसे संरचनाकरण कहा गया है। तो इन्होंने कहा जो संरचना का बनना और बिगड़ना है वह जो है चलता रहता है, जिस कारण से उसे संरचनाकरण नाम दिया।
आगे इन्होंने इसकी व्याख्या भी की है विस्तृत, तो उसको हम आगे देखेंगे। गिडिंग्स की सामाजिक सिद्धांत की आलोचना। इन्होंने कई विषयों पर लिखा, सिद्धांत से लेकर राजनीति आधुनिकता तक। संरचनाकरण उनका सिद्धांत मुख्य रूप से 2 पुस्तकों में पाया जाता है। तो पुस्तक भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, आउटलाइन ऑफ द थियरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, 1984 में जो इनकी पुस्तक आई थी, उसमें इन्होंने संरचनाकरण की विस्तृत व्याख्या की बात की है। इसके बाद प्रोफाइल एंड क्रिटिक्स इन सोशल थ्योरी, 1982 में इन्होंने संरचनाकरण की चर्चा की है। गिडिंग्स द्वारा दी गई आलोचनाओं को हम नीचे देखते हैं। पहले उन्होंने प्रकृतिवाद और प्रत्यक्षवाद को अस्वीकार किया है। तो प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं कौन? अगस्त काम्टे। तो सर्वप्रथम उन्हीं की आलोचना या अस्वीकारता से इन्होंने बात कही है। इन्होंने समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में अस्वीकार किया है। सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए उनके अनुसार कोई अमूर्त नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। ब्लूमर के संदर्भ में इन्होंने कहा जो है कि सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए कोई अमूर्त नियम नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए हम इसे अप्राकृतिक विज्ञान नहीं मान सकते हैं। ब्लूमर के संदर्भ में कहते हैं कि सामाजिक संगठन में व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है। ब्लूमर भी इनका समर्थन करते हुए कहते हैं कि जो सामाजिक संगठन है वह व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है। संगठन में वे तत्व हैं जो कभी नहीं बदलते, उनके बारे में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है। गिडिंग्स ने इन 3 प्रमुख तत्वों के आधार पर प्रत्यक्षवाद और प्रकृतिवाद की आलोचना की है। पहला, सामाजिक संगठन में व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। दूसरा, संगठन में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो बदलते नहीं हैं। और तीसरा कि उनके बारे में कोई नियम भी नहीं बनाया जा सकता है। हम संरचना के बारे में जो भी सिद्धांत बनाते हैं, जिन प्रक्रियाओं की पहचान करते हैं, उन्हीं का लाभ लेकर कई व्यक्ति संरचना को बदल भी देते हैं, अर्थात लोग ही संरचना के सिद्धांत वक्ता बन जाते हैं। इसी तरह सामाजिक संरचना के सिद्धांत आप लोग प्रकृतिवाद और प्रत्यक्षवाद के लिए नहीं होते हैं। हमसे ज़्यादा लोग जो है जो संरचना को समझते हैं। गिडिंग्स कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद से हम संरचना को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति संरचना को बनाते हैं तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि उन्हीं संरचनाओं को बदल भी सकते हैं, जिस कारण से हम इसे प्रत्यक्षवाद या प्रकृतिवाद नहीं कह सकते हैं। दूसरा बिंदु इन्होंने बताया कि समाजशास्त्रियों को प्राकृतिक विज्ञानों का अनुकरण करना बंद कर देना चाहिए और इस भ्रम को दूर करना चाहिए कि हम कोई ऐसा नियम बना देंगे जो देश में अनंत काल तक चलेंगे, यह समयहीन है। तो यह कहने का तात्पर्य है कि हम कोई, जैसे गणित में हो गया सिद्धांत, भौतिक विज्ञान में सिद्धांत हो गया, काल दर काल चलता गया है, वह सिद्धांत जो है समाजशास्त्र में लागू नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम जान सकते हैं, जैसे हमने संयुक्त परिवार पे कोई सिद्धांत कभी बना हुआ होगा, लेकिन आज वर्तमान समय में जो है संयुक्त परिवार देखने को बहुत कम मिलते हैं, इसलिए यह सिद्धांत की जो प्रॉपर्टी है यह खो गई है। इसी तरह के सामाजिक विज्ञान में कई सिद्धांत हैं जो टाइमलेस है, समय स्थान के आधार पर बदलते रहते हैं। जैसे कोई सिद्धांत अमेरिका में एकांकी परिवार पर लागू होता है तो वही सिद्धांत यहाँ भारत के एकांकी परिवार पर लागू नहीं होगा, ऐसा गिडिंग्स का मानना है। यह बहुत साफ हो जाना चाहिए कि कोई सिद्धांत ऐसी वस्तु नहीं है जो संसार में के बाहर हो। समाजशास्त्री जिस तथ्य को सामाजिक सिद्धांत के माध्यम से जानता है उसे आम आदमी वैसे ही जानता है, क्योंकि वह समाज से जुड़ा हुआ है। तो जिस रूप में किसी व्यक्ति ने कोई घटना या क्रिया को सामाजिक तथ्य के रूप में देखा है, तो आम आदमी भी उसके बारे में उसी घटना के संदर्भ में उसी तरीके से जानता है। आगे इन्होंने समाजशास्त्री दोहरेपन का निराकरण। तो गिडिंग्स जो है समाजशास्त्री सिद्धांतों में दोहरेपन से बड़े परेशान है। सूक्ष्म और बृहद सिद्धांत, व्यक्ति बनाम समाज, व्यक्तिनिष्ठा बनाम वस्तुनिष्ठा, इस तरह के कई दोहरेपन से बने हुए सिद्धांत अपने संदर्भ में
समझते हैं। तो जो गिडिंग्स हैं, इनका समाज में दो तरह के सिद्धांत हैं और दोनों विरोधी हैं। कोई सूक्ष्म की बात करता है तो कुछ लोग बृहद की बात करते हैं। कोई व्यक्ति की बात कर रहा है तो कोई समाज की बात कर रहा है। कोई व्यक्तिनिष्ठ की बात कर रहा है तो कोई वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा है। तो इससे कहा इन्होंने कि यह जो है समाज का जो है दोहरापन या डुअलिज्म है, इस तथ्य से यह बहुत परेशान थे। इन्होंने दोहरेपन को हमें समाज की सच्चाई समझने नहीं देता है। तो इन्होंने जो दोहरापन है वह हमें समाज की यथार्थ सच्चाई को नहीं जानने देता है, जिस कारण गिडिंग्स ने इसे सैद्धांतिक दोहरेपन जो यह सिद्धांत है इसको इन्होंने निरस्त कर दिया। उनकी जो संरचनाकरण की प्रक्रिया थी वह ऐसी यह बताती है, गिडिंग्स बताते हैं कि संरचनाकरण के संदर्भ में क्या होता है कि व्यक्ति, समाज, सूक्ष्म, बृहद आदि दोहरेपन नहीं होते हैं। इन्होंने कहा व्यक्ति और समाज जो है दोहरेपन का शिकार नहीं होना चाहिए। इन्हें वास्तव में द्विविधता होना चाहिए, अर्थात डुअलिज्म न होकर इसमें डुअलिटी होना चाहिए। अर्थी दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ व्यक्ति है वहाँ समाज है और जहाँ समाज है व्यक्ति है। दोनों एक दूसरे पे परस्पर निर्भर करते हैं। इसलिए इसमें दोहरेपन का सिद्धांत न होकर द्विविधता अर्थात डुअलिटी का सिद्धांत होना चाहिए, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर या पारस्परिकता का सिद्धांत होना चाहिए या संबंध देखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लोग संरचना के नियम, उपनियम, रीति रिवाज, कायदे कानून और दैनिक जीवन के कामकाज में लाते हैं। इन्होंने कहा कि समाज की संरचना में जो भी नियम कानून है, व्यक्ति है उसे अपने दैनिक जीवन के कामकाज में लेता है। वे संरचना की प्रक्रिया की अपनी भागीदारी करते हुए वे संरचना की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने जीवन में उन नियमों को लागू करके अपनी भागीदारी दिखाता है और यह सब समाप्त नहीं होता, अर्थात यह हमेशा चलता रहता है। वे भागीदारी के साथ साथ संरचना के नियम में बदलाव भी लाते हैं और नए नियम भी बनाते हैं। इस तरह संरचना दोहरे न मिलकर कार्य करते हैं, यह द्विविधता होते हैं, अर्थात दोहरेपन में न होकर इसमें द्विविधता होती है, परस्पर निर्भरता होती है। आगे इन्होंने कहा प्रकार्यवाद और उद्विकासवाद की आलोचना की है। उसके संदर्भ में गिडिंग्स ने कहा कि प्रकार्यवाद एवं उद्विकास के निर्मम आलोचना की है। प्रकार्यवाद यह आग्रह करता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरचना हमेशा अस्तित्व में रहता है, और उद्विकास यह स्थापित करता है कि आधुनिकता पर पहुंचने के लिए समाज का उद्विकास बराबर होता रहता है। देखा जाए तो प्रकार्यवाद के सभी सिद्धांत वस्तुतः उद्विकासी वादी हैं। तो गिडिंग्स कहते हैं कि जो प्रकार्यवाद है वह आवश्यकताओं के आधार पर संरचना की व्याख्या करता है, और उद्विकासवाद यह स्थापित करता है कि आधुनिकता तक पहुंचने के लिए हमें उद्विकास के चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। गिडिंग्स का यह तर्क है कि दोनों सिद्धांत समाज को समझने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस संदर्भ में वे मार्क्सवाद की आलोचना भी करते हैं और कहते हैं कि इसकी उपयोगिता में संदेहास्पद है कि अपने आप में मूल उद्विकास है। इन्होंने कहा है कि यह बहुत संदेहास्पद है कि केवल मूल सिद्धांत केवल उद्विकास ही है। जैसे उदाहरण के तौर में फ्रांसीसी समाज की, जैसे मार्क्स व्याख्या करते हैं कि सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आया, पूंजीवाद के बाद औद्योगिकवाद आया, लेकिन यही चीज़ भारत में क्या हुआ, इसमें उद्विकास की प्रक्रिया नहीं हुई। न तो क्रांति हुई, क्रांति के कारण औद्योगिकवाद आया, या उद्विकास हुआ उद्विकास के कारण। यहाँ पे प्रसार और विनिमय के कारण, सांस्कृतिक विनिमय और वैश्विक बाजार के कारण जो है औद्योगिकवाद की संरचना भारत में देखने को मिलती है। जो भी उपनिवेशवाद थे उनके प्रसार के कारण जो है व्याख्या हुई। इसी बात पे इन्होंने कहा जो है उद्विकासवाद सभी जगह का मूल नहीं कहा जा सकता है। जोनाथन टर्नर गिडिंग्स की आलोचना से सहमत हैं। टर्नर का विचार है कि गिडिंग्स का यह कहना सही है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण उन प्रक्रियाओं की अपेक्षा या उपेक्षा करता है जो संरचना का निर्माण करती हैं। इन्होंने कहा प्रकार्यवाद केवल आवश्यकताओं पर ध्यान देता है, लेकिन उन प्रक्रियाओं को हमेशा अपेक्षित कर देता है जिनसे उनका निर्माण हुआ। उन प्रक्रियाओं में व्यर्थ का जो
ध्यान देता है जो संरचना की बाहर की होती हैं। इन्होंने कहा केवल उन्हीं प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है जो संरचना की बाहर होती हैं। देखा जाए तो प्रकार्यवात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में संरचना का संपूर्ण द्विविधता अर्थात ड्यूएलिटी, यहाँ ड्यूएलिटी का जो अर्थ होगा वह सीधे सीधे शब्दों में पारस्परिक जुड़ाव से है। इम्पॉर्टेंट है कि जो द्विविधता है वह खो जाता है और संरचना में एजेंट यानी व्यक्ति की भूमिका बहुत बड़ी होती है। ये एजेंट ही होते हैं जो संरचना को बनाते हैं और उसे बेमतलब करते हैं, उसका पुनर्वितरण करते हैं। अर्थात इन्होंने कहा है कि द्विविधता के कारण जो है प्रकार्यवादी उसकी व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन जो होता है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति की। व्यक्ति ही है जो कि संरचना को बनाता है, बिगाड़ता है, फिर बनाता है। एजेंटों अर्थात प्रकार्यवाद एवं उद्विकास का उल्लेख कहीं नहीं किया। अर्थात जो प्रकार्यवाद एवं उद्विकासवाद है इसमें व्यक्ति को नगण्य मान लिया गया, अर्थात उपेक्षा की गई है, उन्हें अपनी योजना में कहीं स्थान नहीं देता है। इस कारण इन्होंने जो है प्रकार्यवाद और उद्विकासवाद की आलोचना की है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि इन्होंने प्रकार्यवाद और उद्विकासवाद की आलोचना इस संदर्भ में किया है कि क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को स्थान नहीं दिया है। क्योंकि जब भी कि कहीं संरचना का निर्माण होता है, व्यक्ति समाज के लिए, संरचना के लिए व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही बनाता है, वही बिगाड़ता है, फिर से वही बनाता है। अब अंतःक्रियावाद की सीमाएं, अर्थात इन्होंने अंतःक्रियावाद की भी आलोचना की है। प्रकार्यवाद और उद्विकास की आलोचना के बाद गिडिंग्स इरविन गॉफमैन के अंतःक्रियावाद की आलोचना करते हैं और उनका आरोप है कि अंतःक्रियावाद दोहरेपन का समर्थक है। उनका लोकप्रिय मुहावरा है कि व्यक्ति बनाम संरचना व्यक्ति के पुनर्निर्माण की बात नहीं करता है, व्यक्ति अंतःक्रियाओं को सर्वाधिक महत्व देता है। तो इन्होंने कहा कि जो संरचनाकरण है वह केवल व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं को सर्वाधिक महत्व देता है और संरचना की जो बात होती है उसमें व्यक्ति की भूमिका की यह चर्चा नहीं करता है। अंतःक्रियावाद में गिडिंग्स ने एक और दोष पाते हैं कि इसमें प्रेरणा मोटिवेशन का कोई अर्थपूर्ण स्थान नहीं है। अतः अंतःक्रियावाद में इसका जवाब नहीं है कि कर्ता क्रिया को करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, प्रेरणा क्या है। इन्होंने कहा इंटरेक्शन की बात तो इन्होंने की है, लेकिन किस कारण कोई इंटरेक्शन होता है या घटित होता है उसके कारण की व्याख्या जो है अंतःक्रियावादी लोग नहीं करते हैं। इसीलिए गिडिंग्स कहते हैं कि अंतःक्रियावाद में प्रेरणा के निवेश आवश्यक है, इसलिए इसमें संशोधन होना जरूरी है। इन्होंने कहा कि अंतःक्रियावाद में प्रेरणा की भी चर्चा की जानी चाहिए, इस कारण से इस सिद्धांत की संशोधन किया जाना चाहिए। अंतःक्रियावाद में भूमिका रोल थ्योरी को प्रधानता दी गई है। भूमिका ही संरचना के ताने बाने को बनाती है। यह गिडिंग्स ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वे कहते हैं कि कई बार व्यक्तियों की सामूहिक गतिविधियां भी समाज को बदल देती हैं। तो अंतःक्रियावादी मानते हैं कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भूमिका है वह संरचना को बनाए रखती है, लेकिन गिडिंग्स इसकी आलोचना करते हैं। वे कहा कि कई बार व्यक्तियों की सामूहिक भूमिका समाज में परिवर्तन लाती है। जैसे सामूहिक भूमिका के कारण ही भारत में सती प्रथा बंद हुआ, सामंतवाद जैसी घटनाओं के कारण, सामूहिक क्रिया के कारण ही पूंजीवाद तक पहुंचा। तो इन सब क्रियाओं के अर्थात जितनी भी क्रांतियां हैं वह एक सामूहिक क्रिया के रूप में समाज में परिवर्तन लाती हैं। अतः क्रियावाद सामूहिक गतिविधियों का कोई स्थान नहीं दिया गया है, इस कारण भी इसकी आलोचना इन्होंने की है। इसके बाद इन्होंने संरचनावाद की आलोचना की है। गिडिंग्स ने लेवी स्ट्रास की संरचनावाद की आलोचना करते हुए लिखते हैं कि यह सिद्धांत मूल रूप से भाषावाद पर निर्भर है। इसका आधार जो है मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाएं हैं। स्ट्रास कभी इस बात में यह स्वीकार नहीं करते हैं कि लोगों की जो क्षमता और दक्षता है वह सामाजिक संरचना की सीमाओं को निर्धारित करती है। तो स्ट्रास ने इस बात की कहीं भी चर्चा नहीं की है या स्वीकार्यता नहीं की है कि लोग ही संरचना का निर्माण करते हैं।
गिडिंग्स ने संरचनात्मक सिद्धांतों की सभी परंपराओं की गहनता से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यह सिद्धांत जो है इस तथ्य को देखने में असफल रहा है कि सामाजिक संरचना बराबर सक्रिय रूप से एजेंट अर्थात व्यक्तियों की अंतःक्रिया द्वारा बदली जा सकती है, पुनः परिभाषित की जा सकती है। तो जहाँ भी जिस सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की है उसमें इन्होंने व्यक्ति की भूमिका को अधिक महत्व प्रदान किया है। कहा है कि जितने भी सिद्धांत अब तक रहे हैं उन्होंने व्यक्ति की चर्चा ही नहीं की है, चाहे वह प्रकार्यवाद हो, उद्विकासवाद हो, संरचनावाद हो, अंतःक्रियावाद हो, इन सब ने व्यक्ति की भूमिका को अवहेलना की है या उपेक्षा की है, जिस कारण से इन्होंने उसकी आलोचना की है। गिडिंग्स ने यह स्थापित किया कि समाजशास्त्री सिद्धांत कभी भी सार्वभौमिक नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। हमारे समाजशास्त्री सिद्धांत हमेशा दोहरेपन के शिकार रहे हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा प्रकार्यवाद, उद्विकासवाद संपूर्ण समय यही स्थापित करने में चला गया कि व्यक्ति संरचना का हमेशा प्रभुत्व रहता है। तो गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत जो भी है इनमें सार्वभौमिक नियम नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह के स्थान के समाज जो हैं अलग अलग होते हैं। एक जगह का सिद्धांत हम दूसरे जगह लागू नहीं कर सकते हैं और यह हमेशा दोहरेपन का शिकार रहा है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ यह बताने पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि संरचना किस तरह व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ती है, अर्थात व्यक्ति को किस तरह संरचना प्रभावित करती है, और इस बात की चर्चा नहीं करते कि व्यक्ति संरचना को किस तरह प्रभावित करता है। गिडिंग्स सभी सिद्धांतों के विकल्प के रूप में संरचनाकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं गिडिंग्स का संरचनाकरण सिद्धांत है क्या। गिडिंग्स ने संरचनाकरण के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में रखा। इन्होंने प्रारंभ में 3 प्रश्न रखते हैं। क्या समाज में व्यक्ति की क्रियाओं का जोड़ है? क्या समाज इस क्रियाओं के जोड़ से भी कुछ अधिक है? क्या संरचना प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाओं से स्वतंत्र है? तो इन्होंने जो अपनी परिकल्पना रखी वह 3 तथ्यों पर रखी कि समाज व्यक्तियों के क्रियाओं का जोड़ है, क्या अंतःक्रियावादी जैसा मानते हैं? क्या समाज इस क्रियाओं के जोड़ से भी कुछ अधिक है? क्या इन क्रियाओं के अलावा भी कुछ और है? और तीसरा इन्होंने कहा कि संरचना प्रत्येक व्यक्ति की क्रियाओं से क्या स्वतंत्र है? तो इसको परिकल्पना के रखकर इन्होंने आगे की चर्चा की है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर गिडिंग्स ने संरचनाकरण के अपने सिद्धांत में देने का जो है प्रयास किया है। पहला, एजेंट और संरचना का दोहरापन, ड्यूअलिज्म। तो समाजशास्त्री सिद्धांत को मोटे तौर पर 2 समूहों में रखा जा सकता है। पहला समूह उन सिद्धांतों का है जो यह मानकर चलते हैं कि समाज या संरचना एक व्यवस्था है और यह समूह कर्ता एजेंट की अवहेलना करता है। तो प्रकार्यवाद, संरचनावाद और मार्क्सवाद ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने व्यक्ति की बात नहीं की है, केवल समाज को एक संरचनावाद के रूप में या व्यवस्था के रूप में देखा है। दूसरा समूह यह है जो केवल यह मानकर चलता है कि इनका कहना है कि कर्ता और उसकी क्रियाओं का जोड़ समाज को बनाता है। तो इन्होंने कहा दूसरा समूह है जिसने केवल व्यक्ति की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण दिया, अर्थात एजेंट की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण दिया है। इस स्थिति में किसी भी संरचना की व्यवस्था में कर्ता के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने कहा कि बिना कर्ता के कोई संरचना नहीं हो सकती है। एक कर्ता ही है जो अपनी अनगिनत क्रियाओं द्वारा संरचनाओं को बनाते हैं। यदि कर्ता और उनकी क्रियाएं न होती तो संरचना का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे सिद्धांतकारों में वेबर, मीड, गारफिंकल, गॉफमैन, शुट्ज़ जैसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। तो गिडिंग्स कहते हैं कि समाजशास्त्री सिद्धांत में यह दोहरेपन बहुत ही स्पष्ट है कि कोई समाज को अधिक महत्व देता है या संरचना को अधिक महत्व देता है, तो कोई व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। स्पष्ट है कि कर्ता तो है, एक और कर्ता है और एक और संरचना है। गिडिंग्स कहते हैं कि हमें विश्वसनीय सिद्धांत के इस दोहरेपन से छुटकारा पाना होगा, हमें दोहरेपन से आगे निकलना होगा। गिडिंग्स निदान देते हुए कहते निदान के रूप में अपना संरचनाकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। 1976 से लेकर 1981 तक अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से कई सिद्धांतों के साथ इन्होंने संवाद स्थापित किया। इस संवाद को उन्होंने बड़े विस्तार के साथ अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में रखा। गिडिंग्स का यह सुझाव बहुत स्पष्ट एवं सरल था कि
संरचनाकरण एक ऐसा सिद्धांत है जो यह स्थापित करता है कि एजेंट और संरचना का दोहरापन हमें समाज की सही समझ नहीं देता है। यदि हम इससे हटकर ड्युअलिटी अर्थात द्विविधता को अपनाना चाहिए। तो इन्होंने कहा अभी तक जो सिद्धांत है वह दोहरेपन के सिद्धांत में है। कोई संरचना को महत्व दे रहा है, कोई एजेंट अर्थात कर्ता व्यक्ति को महत्व दे रहा है, तो इसे हमें हटकर केवल द्विविधता अर्थात दोनों की पारस्परिकता पर ध्यान देना चाहिए कि दोनों पारस्परिक रूप से किस तरह भूमिका निभाते हैं। द्विविधा से गिडिंग्स का तात्पर्य है व्यक्ति और संरचना में पारस्परिकता का संबंध होता है, इसलिए हमें दोनों को अपनाना चाहिए। गिडिंग्स दोहरेपन अर्थात ड्यूअलिज्म के विरोधी हैं और द्विविधता अर्थात ड्यूअलिटी के समर्थक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ड्यूअलिज्म और ड्यूअलिटी दोनों दिया रहता है, इसमें कंफ्यूजन आप नहीं होंगे। हमें ध्यान देना है कि गिडिंग्स ड्यूअलिटी की समर्थक करते हैं। आगे गिडिंग्स के अनुसार व्यक्ति के लिए जो संरचना उपलब्ध है वह उसका लाभ लेता है, उसे प्रयोग में लाता है, लेकिन वह अपनी आवश्यकता के अनुसार वह संरचना में जो विकल्प हैं उन्हें भी काम में लाता है, जैसे बस के स्थान पर टैक्सी या बाइक, रेल आदि का प्रयोग। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि संरचना में कई तरह से व्यक्ति लाभ लेता है और जरूरत पड़ने पर विकल्पों पर कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस के लिए सफ़र करता है, डेली वह बस से जाता है और आता है, लेकिन कभी उसे अन्य साधन का प्रयोग करने का मन हुआ तो वह जैसे बाइक, रेल आदि से भी ऑफिस तक गंतव्य तक पहुंच सकता है अर्थात प्रयोग कर सकता है। तो यह व्यक्ति की जो संरचना थी कि वह बस से ही आता जाता था, वह तोड़कर उसने बाइक या रेल या अन्य साधनों का उपयोग किया, तो यह व्यक्ति की संरचना बदल देती है। इसके बाद इन्होंने कहा सामाजिक संरचना की अवधारणा क्या है। संरचनाकरण के सिद्धांत की बुनियादी नियम या उपनियम है कि इसमें संरचना का जो स्रोत भी है और कर्ता अंतःक्रियाएं भी करते हैं, अर्थात इसमें संरचना स्रोत के रूप में देखा जाता है और कर्ता अंतःक्रियाएं करता है, तब वे इनका प्रयोग करते हैं और नियम अंतःक्रिया करने का एक विधि है। जब हम अतिथि से मिलते हैं तो हम उसे प्रणाम नमस्कार करते हैं, यह अंतःक्रिया का एक नियम है जिसे संरचना वैधता देती है, लेकिन कर्ता कम से कम बाहरी तौर पर इसके अर्थ को समझता है। तो इन्होंने कहा कर्ता को यह पता रहता है संरचना की जो नियम है उसका पालन करते हुए कर्ता के अर्थ उसको पता रहता है। गिडिंग ने संरचना के नियमों के निम्न लक्षणों की चर्चा की है, जिसमें इन्होंने कहा कि संरचना के ये नियम प्रायः काम में लिए जाते हैं, और काम में कौन लेता है? व्यक्ति। इनका प्रयोग बातचीत और अंतःक्रिया करने में होता है। जो भी संरचना के नियम होते हैं अर्थात समाज के नियम होते हैं उनका प्रयोग व्यक्ति अंतःक्रियाओं में लेता है, दिन प्रतिदिन के व्यवहार के काम में लेता है। औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। जो नियम होते हैं वह औपचारिक होते हैं, कुछ अनौपचारिक होते हैं। जैसे आपने ऑफिस वर्क में जाना है तो वहाँ पे नियम जो होगा वह औपचारिक होगा, और वहीं आप घर परिवार में हैं तो वहाँ पे कुछ नियम अनौपचारिक तौर पर भी कार्य करते हैं। इनका दबाव कमज़ोर होता है, कोई इनका पालन नहीं करता है, तब भी कुछ पहाड़ गिरने वाला नहीं है। अर्थात जैसे ऊपर उदाहरण दिया है कि कोई आपके यहाँ अतिथि आता है तो आप उन्हें नमस्कार करेंगे, सलामी देंगे। अगर नहीं भी देंगे तो आपको कोई ज़्यादा वो नहीं अंतर देखने को नहीं मिलेगा कि आपके ऊपर पहाड़ टूट जाएगा, आपको समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, घर परिवार से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगला पॉइंट इन्होंने कहा गिडिंग्स की संस्था की अवधारणा। संरचना एवं उनके नियम की व्याख्या करने के बाद गिडिंग्स संस्थाओं को परिभाषित करते हैं। इनके अनुसार संस्था वस्तुतः समाज में पाई जाने वाली अंतःक्रियाएं हैं। तो संस्था की व्याख्या इन्होंने किस रूप में परिभाषित की है कि संस्था वस्तुतः समाज में पाई जाने वाली इंटरेक्शन या अंतःक्रियाएं हैं। ये संस्थाएं परिवार, विवाह, जाति, वर्ण आदि एक दो दिन के लिए नहीं होती हैं।
इनका जीवन काल बहुत बड़ा होता है। इनका जो संस्थाएं होती हैं समाज में पाई जाती हैं, उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। अर्थात व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन परिवार, विवाह, जाति, वर्ग जैसी संस्थाएं अपने आप को बनाए रखती हैं। गिनिंग्स मुख्यतः 4 प्रकार के संस्थाओं का उल्लेख करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह भी है: प्रतीक, भाषा संचार के विमर्श, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं और कानूनी संस्थाएं। तो संरचना, व्यवस्था और संस्था में गिडिंग्स संरचनाकरण के अवयव और इसके अतिरिक्त और कुछ तत्व हैं जो संरचनाकरण के सिद्धांत को बनाते हैं। इन्होंने कहा कि जो संरचना है और संस्था है वह संरचनाकरण के अवयव के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कुछ और तथ्य हैं जो संरचनाकरण का निर्माण करते हैं, जैसे एजेंट या व्यक्ति। और उनके अलावा इन्होंने जैसे सामाजिक आचरण की बात की है, सोशल प्रैक्टिसेस। सामाजिक गिडिंग्स के अनुसार संरचनाकरण में महत्वपूर्ण 2 पक्ष होते हैं: व्यक्ति और संरचना। एजेंट द्वारा की गई सामाजिक क्रियाओं के लिए सामाजिक आचरण की अवधारणा को काम में लाते हैं। अर्थात जो समाज में नैतिक रूप से चलता रहता है, उसी को व्यक्ति अपनी क्रियाओं में प्रयोग करता है। गिडिंग्स ने इसे सामाजिक आचरण का पुलिंदा कहा है। अर्थात समाज में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को आचरण करना पड़ता है, अर्थात व्यवहार करना पड़ता है। आचरण सभी जगह और सभी समय उत्पन्न हैं और पुनर्उत्पादित होते रहते हैं। गिडिंग्स ने स्थापित नहीं करते हैं कि सामाजिक आचरण पर संरचना का क्या प्रभाव होता है। तो गिडिंग्स इसकी चर्चा नहीं की है कि सामाजिक आचरण का संरचना पर क्या प्रभाव होता है। सामाजिक आचरण की व्याख्या निरपेक्ष रूप में करते हैं, अर्थात न्यूट्रल रूप में इन्होंने रखा है, जस का तस। आधुनिक सामाजिक आचरण के तहत इन्होंने 2 प्रकार के चेतनाओं की चर्चा की है: व्यवहारिक चेतना और तार्किक चेतना। इसके अंतर्गत सामान्य जानकारी को इन्होंने रखा है, जो व्यक्ति को सामान्य जानकारी होती है, और तार्किक चेतना के अंतर्गत इसके अंतर्गत कानून की जानकारी रखते हैं। तो पहला सामान्य चेतना के अंतर्गत, सामान्य जानकारी के अंतर्गत किसी से कैसे बात करना है, किसी को किस तरह से आदर देना है, सम्मान देना है, तो इसकी चर्चा करते हैं। दूसरा, तार्किक चेतना के अंतर्गत इन्होंने कानून जैसे जानकारी, जैसे संविधान के बारे में जानकारी, अपराध करने पर कौन सी सजा होगी उसके बारे में जानकारी, तो उसको ध्यान में रखकर आचरण करना ही इसकी चर्चा करते हैं। तीसरे प्रकार की चेतना की इन्होंने बात करते हुए गिडिंग्स कहते हैं कि वह अवचेतन आचरण होता है, अर्थात उसके बारे में व्यक्ति अपने आप से आचरण कर देता है, उसे कोई तार्किक या चेतन अवस्था में वह नहीं जानता रहता है। यह अचेतन आचरण समाज का भय, दबाव के कारण होता है कि अचानक से कोई क्रियाएं कर देना। यह व्यक्ति की तीसरी प्रकार की आचरण होती हैं, जो उसकी दबी हुई भावनाएं होती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति एजेंट नहीं करता है, अर्थात वह के सामने उसको नहीं दिखाता है, लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, प्यार आदि के आने पर वह उस प्रकार के आचरण कर देता है। अगला इन्होंने क्रिया की बात की है। क्रिया के संदर्भ में इन्होंने गिडिंग्स ने अन्य समाजशास्त्रियों की तरह पृथक करके नहीं देखा है क्रिया को। उदाहरण के लिए प्रार्थना के अनुसार क्रिया उद्देश्य प्राप्ति के लिए की गई गतिविधि है, अर्थात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई गतिविधि ही क्रिया है। गिडिंग्स इसे अस्वीकार करते हैं। गिडिंग्स के अनुसार क्रिया घटनाओं का एक प्रवाह है। यह प्रवाह कभी न अंत होने वाली प्रक्रिया की तरह समाज में फैल जाता है। यह क्रिया विचारों की तरह है जो हमारे संपूर्ण मस्तिष्क को हिला देती है। गिडिंग्स कहते हैं कि क्रिया एक ऐसा प्रभाव है जिसे का न कोई शुरुआत है न कोई अंत है। सापेक्ष में संरचनाकरण की यह एक प्रक्रिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिडिंग्स का मानना है कि क्रिया का जो है संरचनाकरण की एक प्रक्रिया के रूप में इन्होंने देखा है। कहा है कि क्रिया का न तो कोई शुरुआत है न कोई अंत है, यह एक प्रवाह के रूप में चलती रहती है। जब तक क्रिया की जाती है तब तक उसके पीछे ज्ञान अवश्य होता है, और यह ज्ञान व्यावहारिक चेतना की होती है कि व्यक्ति को यह पता रहता है वह किस लिए कोई क्रियाएं करता है। गिडिंग्स के अर्थ में क्रियाएं तार्किक नहीं होती हैं और पृथक नहीं होती हैं, इसके परिणाम में भी वांछिता नहीं होती है। इस अर्थ में देखें तो गिडिंग्स की दृष्टि है
कि इतिहास में तार्किक और विकासवादी प्रक्रियाएं नहीं हैं। इस प्रक्रिया का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। इसका कारण है कि इतिहास की दिशा हमेशा बदलती रहती है और यह दिशा ऐसी होती है जिसके परिणाम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इन्होंने क्रिया के बारे में कहा है कि यह प्रवाह के रूप में चलता रहता है। इसी तरह इसका कोई जो है निश्चित तार्किकता या विकासवादी प्रक्रिया के रूप में इन्होंने नहीं देखा है। इन्होंने कहा कि यह हमेशा किसी न किसी रूप में बदलता रहता है, इसमें परिवर्तनशील है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसके आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। तो धन्यवाद।